हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्टडी करेंगे। इससे पहले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आप स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ लाइन्स इंसिडेंट और पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस। किसी सरफेस से नंबर ऑफ लाइंस अगर नॉर्मल पास करता है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं। और आप लोगों ने स्टडी किया था कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of lines of force is directly proportional to charge। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आता है, उसको हमने 1/ε0 समझाया था। तो ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इसका मतलब जो आपने पहले पढ़ा था नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स n, लेकिन वहां पर भी हमने लिखा था कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मल टू सरफेस। याद है आप लोग को क्या हमने लिखा था? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस जब होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो 1/ε0 होता है। यहाँ पर Q जो हम लोग लिख रहे हैं, Q इज द इनक्लोज्ड चार्ज। Q क्या होता है? इनक्लोज्ड चार्ज। अब इनक्लोज्ड चार्ज की हम बात करें तो जब किसी बाउंड्री की बात करते हैं तो इस बाउंड्री में अगर चार्ज Q1 है, Q2 है, बाउंड्री से बाहर Q3 है, Q4 है, तो Q1 और Q2 इनक्लोज्ड चार्ज हो गया। ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। लेट अस कंसीडर कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जो 1/ε0 Q लिखते हैं वहाँ पर Q का वैल्यू इनक्लोज्ड चार्ज होते हैं। और इनक्लोज्ड चार्ज यहाँ पर Q1 माइनस Q2 होगा, Q4 एंड Q3 से कोई मतलब नहीं। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि अगर Q1 और Q2 इक्वल हो जाता था तो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर रहेगा तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। जितने, और मैंने पहले भी समझाया था कि जितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा लाइंस ऑफ फोर्स उतने ही ज़्यादा पास करेगा, उतना ही ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा। तो एक प्लस और एक माइनस होने से नेट चार्ज का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, तो नंबर ऑफ लाइंस का वैल्यू भी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला हो गया जो Q/ε0 के तरह। लेकिन इसी को आप दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करें। दूसरे तरीके से कैसे हम लोग समझेंगे? लेट अस कंसीडर कि कोई प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस से एरिया वेक्टर की बात करें तो ये हो गया एरिया वेक्टर। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से पास कर रहा है। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से पास कर रहा है, तो जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है, स्ट्रेट लाइन अगर ये है तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ दिखला रहे हैं तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। क्योंकि हमने कहा था कि लाइंस ऑफ फोर्स अगर स्ट्रेट है तो वही टेंजेंट लाइन भी होता है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और इस समय ये नॉर्मली इस पर इंसिडेंट हो रहा है, या कह सकते हो नॉर्मली इससे पास कर रहा है। अब इसके बाद आप सोचो, एक केस तो ये है, बट दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि एरिया वेक्टर आप ऊपर की ओर ले रहे हैं बट लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये एरिया वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है और इस समय 1 डिग्री है। लेकिन एक केसेज और आप कंसीडर कीजिए,
कि एरिया वेक्टर अगर मान लो ये है और लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से पास करता है, ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा, ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा, तो ई और थीटा की जब हम बात करें तो नॉर्मल कैसे होगा, यहाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसको हम नॉर्मल बनाएंगे कैसे, तो इसका जब कंपोनेंट लेंगे तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ई साइन थीटा, लेकिन ई साइन थीटा का फ्लक्स में कोई रोल नहीं होगा, ई साइन थीटा का फ्लक्स में कोई रोल नहीं होगा, रोल किसका होगा, ई कॉस थीटा का। तो ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में अगर आप दिखलाते हैं, ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आप दिखलाते हैं तो इसका रोल होगा, बट ई साइन थीटा का फ्लक्स में रोल नहीं होगा। क्यों, तो ई कॉस थीटा वाला जो लाइन है ये प्लेन सरफेस से 90 डिग्री पर है। अब यहाँ पर जो फ्लक्स अभी हमने स्टडी किया था वो क्यू आई एप्सिलॉन नॉट था, बट यहाँ से फ्लक्स का स्टडी हम लोग करें तो यहाँ पर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के टर्म में है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन एरिया से नॉर्मल है और एरिया वेक्टर के लाइन पर है, मतलब इसके डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू ई ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, बट यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू माइनस ई ए कॉस, माइनस आप शुरू में लिखेंगे तो यहाँ पर फिर कॉस 0 डिग्री लिखना होगा, बट ऐसा हम करते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ई ए कॉस 180 डिग्री हम करते हैं, तो माइनस साइन बाद में आएगा, पहले माइनस साइन हम लोग नहीं लिखेंगे, माइनस ई ए। लेकिन इस केस में देखिए तो क्या होगा, इस केस में अगर पहले वाला केस में जो फ्लक्स है इसको φ1 ले लें, दूसरे वाला केस में φ2 ले लें, तीसरे वाला केस में फ्लक्स का वैल्यू ई कॉस थीटा इंटू ए हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू ए। अब प्रत्येक में देखो क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 डिग्री थीटा क्या है, वो नॉर्मल है या नहीं उसके हिसाब से देते हैं, और नॉर्मल है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री। यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन में है, यहाँ पर ई की तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ई कॉस थीटा का। तो ई कॉस थीटा और एरिया कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर, तो ई कॉस थीटा इंटू एरिया। अब इसमें देखें कि सबसे ज़्यादा फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स आपको ये मिल रहा है। न्यूमेरिकली सोचे तो ये भी मैक्सिमम फ्लक्स ही, हमने न्यूमेरिकली कहा है। साइन की बात अगर छोड़ दें तो न्यूमेरिकली ये दोनों फ्लक्स मैक्सिमम है और ये फ्लक्स मैक्सिमम नहीं है, उससे कुछ कम है। तो जनरल फार्मूला इसका हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स का जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, आई मीन एफ फाई इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया का डॉट प्रोडक्ट हो गया, बट इसको इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। यहाँ पर सर्कुलर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सर्कुलर इंटीग्रेशन, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सर्कुलर इंटीग्रेशन। सर्कुलर इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि बाउंड्री शुड बी क्लोज्ड। सर्कुलर इंटीग्रेशन मीन्स बाउंड्री should be taken as closed। बाउंड्री को हमें क्लोज लेना है। तो आप देखिए फ्लक्स, इतना जो सारा केसेज हमने डिस्कस किया, फ्लक्स का डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये हो गया, और फ्लक्स का ये आप जो क्यू आई एप्सिलॉन नोट पढ़े हैं, क्यू आई एप्सिलॉन नोट पढ़े हैं, दूसरा वो भी हो गया। तो फ्लक्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में डिफाइन करेंगे, ये इक्वेशन 2 से डिफाइन करेंगे, और अगर चार्ज के टर्म में डिफाइन करेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 से डिफाइन करेंगे। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला को डिफाइन कर रहा है। अब इसी में आप सोचें कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री जब होगा तब क्या होगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मतलब एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। जैसे देखो यहाँ ई साइन थीटा एरिया वेक्टर से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो ऐसे केस में थीटा 90 डिग्री होने पर फ्लक्स का वैल्यू
ई ए कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 है। इतने देर में जो हमने डिस्कशन किया है उसको फिर से अगर आप कंक्लूड करें तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 2 फार्मूला पढ़ा है। एक पहले से आप जान रहे थे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, केवल नाम हमने उस दिन नहीं लिखा होगा। और एक दूसरा फार्मूला जो भी बताया I इक्वल टू ई डॉट डी ए, जहां पर डी ए वेरी स्मॉल एरिया है। और वेरी स्मॉल एरिया है, अगर आप इंटीग्रेशन के बाद टोटल एरिया लिखते हैं तब आपका ई डॉट ए हो जाता है। थीटा 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, ये तीनों केसेस इन जनरल मिलता है। बाकी इसके अलावा एंगल 60 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। द केस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दोनों डेफिनेशन हमने देख लिया है। केस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ dipole is placed inside closed surface। किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर डायपोल को हम लोग प्लेस करते हैं तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। एज फॉर एग्जांपल मान लो ये बाउंड्री है, ये डायपोल हमने रखा, तो डायपोल का मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू हो गया, तो इनक्लोज्ड चार्ज क्या हो जाएगा 0। अब बाहर में कुछ भी चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड नंबर, डायपोल के बजाय कोई भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस हो। इफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड inside the closed surface। अब देखो बातें वही है, केवल बात करने का तरीका। ये डायपोल इनक्लोज है और ये डायपोल के बजाय कोई भी चार्ज हो सकता है। हो सकता है कि ग्रुप ऑफ चार्जेस, मान लो ये 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये टोटल मिलाकर कितना हो गया 8 माइक्रोकूलम चार्ज। फिर मान लो ये -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये मान लो -6 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये 4 पॉइंट चार्जेज है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो +8 माइक्रोकूलम, इन दोनों को ऐड करेंगे -8 माइक्रोकूलम। तो ये टोटल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गया। इसका भी नेट वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। थर्ड नंबर, if no charge is present inside the closed surface, if no charge is placed inside the closed surface, closed surface के इनसाइड में अगर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है तब भी ऐसा होगा। if no charge is placed inside the closed surface, then इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। ऐसे केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा 0। अब नो चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस का एक केस होता है इनसाइड द मेटल। आप मेटल की बात करें तो मान लो कि ये मेटल का सरफेस है और यहाँ पर +Q चार्ज आपने रखा है। तो ये मेटल का प्रॉपर्टी होता है कि इसका इंटीरियर चार्ज फ्री होता है। आप लोग ऐसा पढ़े होंगे कि किसी भी मेटल के इंटीरियर में चार्ज नहीं होता, ये चार्ज फ्री होता है। ये चार्ज फ्री होता कैसे, ऐसे समझिए। ये चार्ज फ्री होने के लिए ये जितना भी चार्जेस होता है ये टोटल इसका आउटर सरफेस पर अपीयर कर जाता है। मेटल के केस में क्या होता है, टोटल चार्जेस कहाँ अपीयर करता है, एक्सटर्नल आउटर सरफेस पर आप कर सकते हो, आउटर सरफेस पर ये अपीयर करता है। यहाँ पर अगर +Q चार्ज है तो इसके इंडक्शन से यहाँ क्या चार्ज क्रिएट होगा, माइनस चार्ज क्रिएट होगा। जितना ये प्लस है उतना ही यहाँ माइनस क्रिएट होगा। अब देखिए हकीकत क्या है कि अगर ये +Q है तो ये
माइनस क्यू हो गया, फिर ऊपर क्या हो गया प्लस क्यू। अब इन साइड में आपसे कोई पूछे कि चार्ज का वैल्यू क्या है तो आप क्या कहेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू 0। तो टोटल चार्ज कहाँ चला गया, आउटसाइड चला गया। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इनक्लोज्ड चार्ज का वैल्यू 0 है। मतलब मेटल के अंदर कोई चार्ज प्लेस करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद टोटल चार्ज कहाँ पर फिर होता है, आउटर सरफेस पर, इसलिए इंटीरियर चार्ज होता ही नहीं है। इसलिए मेटल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, जो पहले भी आप पढ़े होंगे। मैंने क्यों कहा कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो अब आप सोच लें कि फ्लक्स का तो 2 फार्मूला पढ़ चुके हैं, Q enclosed by epsilon नॉट या Q by epsilon नॉट, Q enclosed चार्ज हो गया, और इसका एक फार्मूला आपने पढ़ा है E डॉट A। तो जब Q 0 हो जाएगा तो एरिया तो 0 होगा नहीं, तब क्या 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगा। यहाँ पर Q 0 होने से इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले भी बताया था कि मेटल के अंदर लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर 0 होता है। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन वहाँ हमने बताया था और एक एक्सप्लेनेशन हम यहाँ बता रहे हैं फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से या एनक्लोज्ड चार्ज के कॉन्सेप्ट से, कि मेटल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और जितने भी चार्ज इसमें दोगे सब आउटर सरफेस पर जाकर अपीयर करेगा। थर्ड नंबर पॉइंट नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पॉइंट जीरो फ्लक्स का केस क्या होगा कि इफ इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स अगर इक्वल होता है तो ऐसे केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है क्लोज सरफेस के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये हम एक क्यूब को कंसीडर कर रहे हैं, ये क्यूब का अपर सरफेस हो गया, ये इसका साइड सरफेस हो गया, ये भी इसका साइड सरफेस हो गया, ये अपर एंड लोअर सरफेस, लेफ्ट एंड राइट सरफेस, लेफ्ट एंड राइट सरफेस, अपर एंड लोअर सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने ई अलोंग द एक्स एक्सिस लिया। अब आप देखो लेफ्ट साइड का एरिया वेक्टर की अगर बात करेंगे तो यहाँ से नॉर्मल अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो इस डायरेक्शन में, अब आप कहोगे इस डायरेक्शन में आपने क्यों नहीं किया। एक क्यूब को जब आप बाहर से देख रहे हैं, आप अंदर से देखें आपकी मर्जी, बाहर से देखें आपकी मर्जी, बट अगर आप अंदर से देख रहे हैं तो फिर बाहर होकर मत देखिए, और जब बाहर से देख रहे हैं तो फिर अंदर होकर मत देखिए। आप इमेजिन कीजिए कि आप इनसाइड द रूम हैं या तो फिर आउटसाइड। तो यहाँ अगर बाहर से हम देखते हैं तो इसका एरिया वेक्टर जो है बाहरी सरफेस का इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर इधर की होगा। लेकिन जब अंदर से देखेंगे तो बात उल्टा हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर इधर। तो हम लोग आउटसाइड से जब देख रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब फ्लक्स आप देखें तो इस सरफेस को 1 कह लें तो ये सरफेस 2 हो जाएगा। तो ये 1 सरफेस और 2 सरफेस के लिए फ्लक्स का वैल्यू φ1 इक्वल टू माइनस ई इंटू ए, लेकिन φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस ई इंटू ए होगा। नॉर्मल टू द सरफेस की बात करें तब, नॉर्मल टू द सरफेस की बात करें तो ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये तो फ्लक्स क्रिएट ही नहीं करेगा, तो इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा, इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा, मतलब ओनली 1 और 2 से ही होगा। तो 1 और 2 से ही होगा तो टोटल इसको ऐड करेंगे तो फ्लक्स इक्वल टू φ2 प्लस φ1 ये माइनस ये इक्वल टू। आप इस तरीके का और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक डायग्राम हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया, दूसरा डायग्राम इसी तरह का आप और सोच सकते हैं। मान लो ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर इलेक्ट्रिक, सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन है वो इस तरीके से है।
अब यहाँ पर भी देखें एरिया कितना होगा, ये एरिया यहाँ पर इस साइड होगा, यहाँ पर का एरिया ये साइड होगा। यहाँ पर अगर एक छोटा सा एरिया लेते हैं तो ये एरिया ऊपर के साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री। मतलब क्या है, ये कर्व सरफेस जो है फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा आपका केवल फ्लैट सरफेस, और ये फ्लैट सरफेस नेगेटिव यहाँ पर क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है। इसको 1 अगर ले लें, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें, तो φ1 इक्वल टू माइनस E इंटू ए एंड φ2 इज इक्वल टू प्लस E इंटू ए। तो φ1 इक्वल टू माइनस ई और φ2 इक्वल टू प्लस ई ए, और ये वैल्यू क्या हो गया, 0। तो ये वैल्यू अगर 0 हो गया तो नेट फ्लक्स का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0। तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे 0। तो ये दोनों एग्जांपल से हमने ये समझने का प्रयास किया कि अगर इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स सेम होता है तो वैसे केस में इनसाइड द क्लोज सरफेस नेट फ्लक्स का वैल्यू 0। चलो, तो अभी हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिस्कशन किया, द केस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने 2 फार्मूला पढ़ा था। एक क्या था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा क्या था, E डॉट वेक्टर ए। किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट ही गॉस लॉ का होता है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू आई एप्सिलॉन फॉर एनी क्लोज्ड बाउंड्री और गॉसियन बाउंड्री। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए जो क्लोज बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं उसी का नाम हम लोग गॉसियन बाउंड्री देते हैं। तो एनी क्लोज बाउंड्री और गॉसियन बाउंड्री। क्लोज बाउंड्री तब तक गॉसियन बाउंड्री नहीं कहलाएगा जब तक कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन उसके लिए हम लोग नहीं करते हैं। जब क्लोज बाउंड्री से गॉस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं तब उसी का नाम हम लोग क्या देते हैं, गॉसियन बाउंड्री देते हैं। तो E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाइनली हमारा गॉस लॉ। बट यहाँ पर सर्कुलर इंटीग्रेशन होना ही चाहिए, क्योंकि हमने क्या बताया था, क्लोज बाउंड्री के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होगा वह सर्कुलर फॉर्म। और जहाँ पर Q का वैल्यू 0 हो जाएगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसा कि मेटल के केस में हमने डिस्कस किया था। इस पर डिफरेंट सिचुएशन अभी और भी डिस्कस करेंगे। गॉस लॉ स्टडी के बाद हम लोग देखते हैं रिमार्केबल टिप्स ऑफ गॉसियन सरफेस एंड गॉस लॉ। गॉसियन सरफेस एंड गॉस लॉ से रिलेटेड रिमार्केबल टिप्स में पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हमने बोर्ड पर लिखा है, आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसको मैं एक्सप्लेन करेंगे। फ्लक्स टू द क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। ये शेप किसका लिखा गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, आई मीन क्लोज्ड सरफेस का शेप। ये शेप किसका लिखा गया है, यहाँ पर और क्लियर करने के लिए आप लिख सकते हैं, इसका मतलब है शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का कैसा शेप है उससे इंडिपेंडेंट होता है, बट डिपेंड्स किस पर करता है, एंड डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनसाइड इट। उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा गया है इस पर डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें, ये स्फेरिकल शेप है, इस स्फेरिकल शेप के अंदर मान लो एक चार्ज हमने क्यू प्लेस किया, दूसरा बार एक क्यूबिकल सरफेस ले लिया, और क्यूबिकल सरफेस के अंदर एक चार्ज हमने क्यू ले लिया, यहाँ भी चार्ज क्यू और यहाँ भी चार्ज।
ये Q चार्ज जब दोनों जगह हमने प्लेस किया है तो यहाँ शेप हमारा अलग है और यहाँ पर शेप अलग है, लेकिन फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखेंगे, और फ्लक्स का वैल्यू फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज का वैल्यू यहाँ और यहाँ अलग अलग होगा तो फ्लक्स का वैल्यू अलग अलग होगा, चार्ज का वैल्यू सेम है तो फ्लक्स का वैल्यू सेम है, जबकि दोनों शेप क्या है, डिफरेंट है। यह स्टेटमेंट क्लियर हो गया। फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनसाइड इट। इसके अंदर जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकेंड नंबर पॉइंट का स्टेटमेंट है फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड इट। गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है वह इसके अंदर जो चार्ज प्लेस किया गया है उसका पोजीशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। इसको समझने के लिए आप एग्जांपल लें। मान लो ये क्यूब है, क्यूब के अंदर जब आप चार्ज को प्लेस करते हैं तो एक केस कंसीडर करें आप कि चार्ज को ऑन द सेंटर हमने रखा है। चार्ज को कहाँ पर रखा है, ऑन द सेंटर रखा है। तो सेंटर पर जब हम चार्ज को रखते हैं, जब सेंटर पर आप चार्ज को रखते हैं तो एक केस हो गया, और जब सेंटर से राइट या सेंटर से लेफ्ट रखते हैं तो दूसरा केस हो गया। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3 है, बट प्रत्येक पर चार्ज का वैल्यू हमने क्यों रखा। ये सभी क्या इनसाइड पॉइंट है। तो सब जब इनसाइड पॉइंट ही है तो जब 1 पॉइंट पर रखेंगे तब भी फ्लक्स उतना ही रहेगा, जब 2 पोजीशन पर चार्ज रखेंगे तब भी उतना ही होगा, जब 3 पर रखेंगे तब भी उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज इनसाइड से हमें मतलब है, हमें ये नहीं मतलब है कि इनसाइड में चार्ज गॉसियन बाउंड्री से कितने डिस्टेंस पर रखा गया है। दिस इज द पॉइंट नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट का स्टेटमेंट फिर आप देखें। जैसे सेकेंड को मैंने एक्सप्लेन किया, थर्ड को भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द गॉसियन सरफेस ड्यू टू इनक्लोज्ड चार्ज। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करते हैं तो उसमें ओनली इनक्लोज्ड चार्ज देते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल चार्जेज इनसाइड और आउटसाइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप देखेंगे तो आईटी में डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है, मेडिकल में भी डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इस स्टेटमेंट को केयरफुली समझने का प्रयास करें। कंफ्यूजन यहाँ पर क्या है, हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल इनक्लोज्ड चार्ज के चलते होता है, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड सोचते हैं तो उसमें दोनों रखता है। इसको आप ऐसे समझें, जब आप लिखते हैं ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए लिखते हैं तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जब राइट साइड का कंसीडरेशन करते हैं तो राइट साइड में चार्ज इंक्लोज होता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंडिकेट करता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज की वजह से भी होता है और आउटसाइड चार्ज की वजह से। इसको आप ऐसे समझें कि मान लो कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री में इनक्लोज चार्ज की हम बात करें तो इनक्लोज चार्ज मान लो कुछ भी 2 माइक्रो कूलम है और आउटसाइड में चार्ज 4 माइक्रो कूलम है, राइट। तो 2 माइक्रो कूलम यहाँ पर जब फ्लक्स कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर जो फ्लक्स का कंसीडरेशन ई डॉट डी ए से ले रहे हैं चाहे यहाँ से ले रहे हैं तो इसमें ओनली 2 माइक्रो कूलम चार्ज ही यूज होगा। लेकिन अगर इस सरफेस पर आपसे कोई कहे कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट मान लो इस पॉइंट पर कंसीडर करेंगे तो इसका भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इसका भी होगा। इसलिए स्टेटमेंट लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल चार्जेस आइदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू इनक्लोज चार्ज। स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्यों होता है? उन्हें कंफ्यूजन इसलिए होता है कि ये लगता है कि जब ये फ्लक्स में हमने इंक्लोज चार्ज लिया है तो यहाँ पर इंक्लोज चार्ज जब राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में भी इंक्लोज चार्ज का ही इफेक्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। चूंकि लेफ्ट साइड में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा हुआ है, आप टोटल देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है,
तो मैं तो बार बार वहां बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में इनक्लोज्ड चार्ज ही लेते हैं, लेकिन ओनली जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तब उस समय इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4 नंबर पॉइंट का जो स्टेटमेंट लिखा गया है इनडायरेक्टली आप पहले से पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज करके लिखा गया है, उसको आप केयरफुली देखें। इफ ए क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड इज जीरो। मान लो कि ये शेप हमने लिया, ये शेप को रखा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक केस। दूसरा केस क्या है, इसको रखा गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरह का लाइंस ऑफ फोर्स कहीं पर है, ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि कहीं कर्व है कहीं स्ट्रेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। लेकिन कहा गया है कि इनसाइड में चार्ज क्या है, जीरो। तो जब इनसाइड में चार्ज जीरो है तो फ्लक्स का तो वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से होता है। तो जब इनसाइड चार्ज जीरो है तो फ्लक्स लिंकअप क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमने लिख दिया कि इनसाइड में कोई चार्ज इनक्लोज है ही नहीं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से कुछ नहीं होगा अगर इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है। इनडायरेक्टली सोचे तो ये केस कहाँ मिलता है, मेटल के केस में मिला होगा। मेटल के केस में ये बात था ना कि जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल आउटसाइड ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनक्लोज्ड चार्ज इसमें क्या होता है, जीरो होता है। हमने कहा था कि मेटल के इनसाइड में जो भी चार्ज आप रखते हैं वो आउटसाइड में जाकर अपीयर हो जाता है। तो ऐसा केस मेटल में होता है। उसी स्टेटमेंट को लिखा गया है कि इफ ए क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज जीरो। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 5। नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टेटमेंट आप पढ़ें फिर इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। देयर कैन बी नॉट नेट चार्ज इन अ रीजन in which the electric field is uniform at all points। अगर प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट चार्ज वहां पर पॉसिबल नहीं होगा। आप ऐसे समझें कि अगर प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये क्यूब का सरफेस आप ले लीजिए, प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हमने कंसीडर कर लिया है। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर होगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर होगा। तो नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं। तो ऐसे केस में फ्लक्स जीरो होगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, जीरो। तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, जीरो, मतलब इनसाइड में कोई चार्ज ना होगा। देयर कैन नॉट वी नेट चार्ज इन अ रीजन, इस रीजन में नेट चार्ज नहीं होगा इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल नहीं होता तब ऐसे केस में क्या होता कि फ्लक्स का वैल्यू जीरो नहीं होता, और फ्लक्स जीरो नहीं होता तो क्यू का वैल्यू भी जीरो नहीं होता। तो नॉन यूनिफॉर्म होने के केस में क्यू जीरो नहीं होगा, लेकिन यूनिफॉर्म होने के केस में चार्ज जीरो।